Good evening, Dr. Shyam. नमस्कार। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। 16वें दिन पे हम पहुंच गए हैं सफर के, और इतना उत्साहित हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ आपके साथ आज। और ये सुनहरा सफर जो हमारा अभी तक रहा है, जो हमने शुरू किया था पहले दिन, जब हमने जाना था व्हाई हेल्थ, व्हाई नाउ। वो अर्जेंसी जो इस देश को 140 करोड़ लोगों को इंतजार है कि वो उनकी जिंदगी में हम कैसे ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन को ढालने वाले हैं। 85% से ज्यादा लोग एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हैं, और उसके कारण जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, 65% से ज्यादा लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस से मर रहे हैं। आपका लाइफ स्पैन तो बढ़ रहा है, पर आपका हेल्थ स्पैन नहीं। और हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं एक हेल्दी लाइफ, जो कि एक मॉर्निंग न्यूट्रिशन का प्रोग्राम लाने वाला है। फिर हमने समझा कि हमें क्या खाना चाहिए और हमें कब खाना चाहिए और हमें कैसे खाना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी न्यूट्रिशन पूरी करने की बात कर रहे हैं, तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। और यहां भी हमें समझ आया कि ये जो मॉर्निंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 दिन हमने डेप्थ में शाम और टीम से समझा कि ये मॉर्निंग ही क्यों होनी चाहिए।
ये आफ्टरनून क्यों नहीं हो सकती, या ये कोई इवनिंग क्यों नहीं हो सकती, ये रात क्यों नहीं हो सकती, ये मॉर्निंग में ही क्यों लेनी है न्यूट्रिशन। 3 दिन तक हमने इसको डिटेल में समझा, और समझा कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कितने फायदे हैं। आपकी डाइजेशन के लिए फायदा है, आपकी मेंटल एजिलिटी, फोकस, कंसंट्रेशन, आपके ब्रेन के लिए कितना फायदा है, आपके हार्ट के लिए कितना फायदा है। कितने सारे फायदे मॉर्निंग न्यूट्रिशन के हमने जाने, और आई ना होप आप ये सब अपने अपनी पिच में आपने ढाल लिया है, क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट हैं ये आपको गाइड करने वाले हैं जब आप इस प्रोग्राम के बाद अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में जागरूकता लाने वाले हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन की। और उसके बाद हमने समझा कि ये जो हमारे सोल्यूशन है मॉर्निंग न्यूट्रिशन की, कौन कौन सी क्यूरेटेड बास्केट्स हैं। जो फाउंडेशनल एक सोल्यूशन था, जो कि मेरी फेवरेट है, प्रोटीन और फाइबर का शेक हर रोज सुबह विद डेली एन ओमेगा। और उसके फिर हमने बोला कोई ओमेगा नहीं लेना चाहता तो वो नहीं ले, और अगर कोई आपका एक प्रोटीन डेली और ओमेगा फाइबर नहीं लेना चाहता तो वो भी एक कॉम्बिनेशन था जो हमने पहले दिन समझा था। और उसके बाद हमने वेट मैनेजमेंट से कैसे हम एक मॉर्निंग न्यूट्रिशन शुरू कर सकते हैं, अगर हम केवल गट को देख रहे हैं तो वहां से हम कैसे शुरू कर सकते हैं, अगर हम मोबिलिटी को देख रहे हैं तो वहां हम कैसे कर सकते हैं, बोन एंड जॉइंट। तो ये सारा हमने क्यूरेटेड बास्केट जो आपके लिए स्पेशली क्रिएट किया है, और उसका साइंस का आधार क्या है, ये कॉम्बिनेशन ही क्यों है, और ये सुबह ही क्यों लेनी है, ये हमने दोबारा आपको इन सेशन में समझाया। आशा रखता हूं कि आपने इस सारे सेशंस को अटेंड किया, इससे जानकारी ली, और इसका आप पूरा का पूरा फायदा उठाने वाले हैं। ये भी आशा रखता हूं कि आप शाइन को जरूर फॉलो कर रहे हैं। और शाइन क्या था, हर रोज सुबह भगवान को थैंक यू बोलना, एक ग्रैटिट्यूड करना कि अब हम और लोगों की जिंदगी को बदलने वाले हैं, और लोगों की जिंदगी में मॉर्निंग न्यूट्रिशन लाने वाले हैं। एंड हैव योर न्यूट्रिशन। आज आपका शेक आपके साथ है या नहीं है, हर मीटिंग में आपके साथ रहना चाहिए। और 21 दिन के बाद तो हर रोज अपना शेक लेके आपने अपने हर ग्रुप में डालना है, और ये देखना है कि आपके साथ साथ आपकी कम्युनिटी भी वो कर रही है। और उसके बाद अपने इंटेंशन, अपने गोल एक क्लैरिटी के साथ, एक क्लियर माइंड के साथ सेट करना कि आज मैंने कितने जीवन को छूना है, कितने लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है, कितनों में जागरूकता लानी है मॉर्निंग न्यूट्रिशन की। और हर रोज कुछ नया सीखना है, जैसे कि आज भी आप सीखेंगे। और एक्सरसाइज शुरू करनी है, पहला कदम जरूर रखना है। कितनी सारी एक्सरसाइजेज हम शेयर कर रहे हैं, लेट्स मेक श्योर वी आर एम्ब्रेसिंग दैट। तो ये सब जानकारी के बाद अगर लोग कन्विंस हो गए कि हाँ ये क्यूरेटेड बास्केट तो लेना है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन तो जरूरी है, इतना सारे फैक्ट है, इतना सारा डेटा है, उसके बाद लोग पूछ सकते हैं कि हाँ प्रोटीन डेली फाइबर ओमेगा तो लेंगे, बट न्यूट्रलाइट ही क्यों, बाजार में और सस्ते भी तो हैं, वो क्यों ना लें। तो आज का जो सेशन है वो हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि एक बारी जो वो कन्विंस हो गए, पहले आपने उनमें अर्जेंसी क्रिएट करी, अर्जेंसी के बाद आपने उनको मॉर्निंग का कॉन्टेक्ट सेट किया, मॉर्निंग कॉन्टेक्ट के बाद आपने उनके लिए क्यूरेटेड बास्केट सजेस्ट करी। और जब वो बास्केट पे कन्विंस हो गए तो उन्होंने पूछा यार दाम इतना ज्यादा है, ये न्यूट्रलाइट ही क्यों। तो ये न्यूट्रलाइट ही क्यों की जानकारी आज हम देने वाले हैं, और हमारे साथ डॉक्टर श्याम जुड़े हैं कैलिफोर्निया से। कितना एक्साइटेड रहता हूं मैं डॉक्टर श्याम को सुनने के लिए। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। जय जी। गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। वाह, क्या बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और यही मेरा मेरा अंकल का वही क्वेश्चन था, न्यूट्रलाइट क्यों। मुझे पता है कि डॉक्टर श्याम आप वहाँ काम कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन क्यों न्यूट्रलाइट। तो मैंने जो आज मेरा टीम जो बताने वाले हैं, आपको समझ आएगा क्यों न्यूट्रलाइट। हमारा रिसर्च, हमारा लैब्स, हमारा पीपल। आज तो विवेक है हमारे साथ। वो हमारे एनालिटिकल लैब लीड कर रहे हैं। वो हमारे शाइनिंग स्टार है हमारे इंडिया के लिए और हमारे मार्केट्स के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो हमारे साथ है, और उनका जानकारी तो बहुत बहुत डीप है। तो ये एक अनोखा व्यक्ति है हमारे साथ, हमारे एक वैज्ञानिक जो सच में सोचते हैं और वो काम भी करते हैं इसी इतनी जोरदार। तो मुझे बहुत पसंद है कि खुश है कि मैं वो आज हमारे साथ में है। लेकिन विवेक आने से पहले मैंने, जैसे कि अजय अजय ने बताया कि हेल्थ स्पैन है हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा हेल्थ के लिए, राइट। हमारा हेल्थ स्पैन है, लॉन्ग लाइफ तो सब जी सकते हैं, लेकिन
हेल्थ स्पैन, जो जहां हम हमें बीमारी नहीं पड़ते, हमारा बीमारी हो यू नो, सो उससे बचने के लिए क्या है, क्या क्या तरीका है। और मैंने ये भी पूछा कि कौन सा ऑर्गन्स है जो हेल्थ स्पैन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहां तो मैं मुझे समझ 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 में आ गया कि 6-7 ऑर्गन्स है। उसमें से एक ऑर्गन है ब्रेन, फिर दूसरा है मस्कुलोस्केलेटल, हमारी हड्डियां और मसल्स, फिर है हमारे गट हेल्थ, हमारे गट, फिर है हमारे क्या है, लिवर, और फिर लंग। तो 6-7 ऑर्गन्स है जो हमारे हेल्थ स्पैन को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारे न्यूट्रिशन हर वक्त टारगेट है इस हेल्थ स्पैन को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आज मैं वो एक ऑर्गन के बारे में बात करूंगा जो हेल्थ स्पैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रेन, हमारे दिमाग की, राइट। तो आज मैं आपके एक इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करना चाहता हूं जो नेचर एजिंग में पब्लिश हुई थी। किस महीने में? इस महीने में, फ्रेश। और नेचर एजिंग एक इतना बढ़िया जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल है, जो उसमें पब्लिश करते हैं। मैं तो उनको नमस्कार ही बोलता हूँ, क्योंकि वो उनका उनका वो वैज्ञानिक तो बहुत अलग होते हैं। तो ये स्टडी बताते हैं कि हमारी डाइट कैसे हेल्थी ब्रेन एजिंग को सपोर्ट कर सकती है। और कॉग्निटिव डिक्लाइन, जिसके मतलब है कि हमारे हमारे जो यू नो अलर्टनेस है, जो आईज ईयर्स सब, कॉग्निशन, हमारे अंडरस्टैंडिंग, ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग, उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स ने कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो ब्रेन हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन को एनहांस करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत बढ़िया स्टडी। तो इस स्टडी में 100 एडल्ट ले लिया जो 65 से 75 साल के थे। रिसर्चर्स ने दो ब्रेन हेल्थ में बांटा। क्योंकि वो कैसे बांटा, उन्होंने उन्होंने 100 एडल्ट्स को इंटरव्यू किया और उनका ब्रेन का इमेजिंग भी किया, जैसे MRI, PET का इमेजिंग सब किया। और समझ में आ गया कि इसमें दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो 65 to 75 साल के हैं, लेकिन उनका ब्रेन का एज बहुत ज्यादा है। दूसरे ग्रुप है 65-75 के ही ग्रुप है, लेकिन जब उन्होंने स्कैन किया और इंटरव्यू ले लिया, उनको पता पता लगा कि ये ग्रुप जरा, उनका ब्रेन जरा जवान है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि क्यों जवान है इनके ब्रेन, क्या कुछ फैक्टर्स है इनके ब्रेन पे, क्या खाते हैं इन लोग, इन, क्यों इनका इनका दिमाग इतने यंग रहते हैं। तो उनको बोलते हैं डिलेड एजिंग, उनका एजिंग डिले हो गया, राइट। तो डिलेड एजिंग का की न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में ऑलमोस्ट 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए गए। 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसमें से मैं कुछ बताऊंगा आपको। एक था मेरा फेवरेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो जी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो लिंक है हमारे डिलेड ब्रेन एज के लिए, ब्रेन एजिंग को रोकने के लिए। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में उन्होंने पाया गया कि ALA और EPA है, दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। दूसरे फैमिली है लूटीन और जियाजांदिन। आपको पता है अमेरिकी प्रोडक्ट लूटीन जियाजांदिन के। सो लूटीन और जियाजांदिन भी थे उसमें। फिर तीसरे है विटामिन E, और फोर्थ है खोलिन। नाउ ये सब न्यूट्रिएंट्स फिश, फ्लैक्स सीड, कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, एग्स और सोयाबीन में मिलते हैं, और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं पॉसिबली, और ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो इन न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिशियल इफेक्ट्स इंडिपेंडेंट है डेमोग्राफिक फैक्टर से, बॉडी साइज और फिजिकल फिटनेस लेवल से। इसका मतलब क्या है कि अगर आप
इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में शामिल करें तो हर कोई इसका फायदा उठा सकता है, राइट। हर कोई इसका फायदा उठा सकता है, चाहे उनका बैकग्राउंड या फिजिकल कंडीशन कुछ भी हो। ये यही यही रिसर्चर्स बताते हैं, हम सूचना देती है कि अगर आपको इन बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके ब्लड में, इसका मतलब है कि आप पॉसिबली पॉसिबली इनके ये जो सब्जेक्ट देखे उनका उनका ब्रेन हाइपोथेसिस था कि सिद्धांत था कि बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लूटीन जियाजिन विटामिन ई कोलिन, इसके लिए इनका ब्रेन का एजिंग जरा डिले हो गया, राइट। तो ये है एक कमाल का स्टडी। तो ये फाइंडिंग्स दिखाती है कि डाइट का ब्रेन हेल्थ पर कितना पावरफुल इम्पैक्ट हो सकता है। देखो, हमारी कॉन्शियस डाइटरी चॉइस से हम हेल्थी ब्रेन एज को प्रमोट कर सकते हैं और कॉग्निटिव फंक्शंस के इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत होपफुल और प्रैक्टिकल पैथ है, राइट। आइए इस नॉलेज को अपनाइए और इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स को अपनी डेली मील्स में शामिल करें एक ब्राइटर हेल्थियर फ्यूचर के लिए, राइट। यही था मेरा आज का सोच टीम। चलिए, अब मिलेंगे शाइनिंग स्टार, वन ऑफ एम ए शाइनिंग स्टार, विवेक पराशर। विवेक, टेल अस अबाउट व्हाई न्यूट्रलाइट क्यों? Yeah, good evening, Dr. Sham. Good morning, everyone. मॉर्निंग। Please confirm if my voice is audible. यस, क्लियर। Yeah. So thank you, Dr. Sham. आप हर दिन जो अपनी नई नई रिसर्च की समरीज हमें बताते हैं, हम सबको एनलाइटन करते हैं, ये अपनी हेल्थ और अपनी वेलबींग का ध्यान रखने के लिए, अपने आप के लिए और अपने परिवार और अपने समाज और अपनी कम्युनिटी के लिए। अजय सर ने भी बात की कि हम वाई न्यूट्रलाइट, जब मार्केट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अगर हम इस चीज़ के लिए अवेयर हैं कि हेल्थ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, उसके बाद भी क्यों हम सिर्फ न्यूट्रलाइट पर भरोसा करें। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को भी थैंक यू देना चाहता हूं जिन्होंने इतने साल वर्षों से अपने भरोसे को, अपने विश्वास को न्यूट्रलाइट पर बनाए रखा है और अपनी सेहत को बेहतर बनाया है। प्लीज मुझे अलाउ करें मेरी स्क्रीन शेयर करने के लिए, एंड गिव मी मिनट। या मोहित मुझे कंफर्म करें अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको तो। मोहित। यस, वी कैन सी स्क्रीन। या हेलो। सो आज का हमारा विषय है वाई न्यूट्रलाइट। पर एक बारी हम न्यूट्रलाइट के बारे में बात करने से पहले कुछ पिछले दिनों को रिवाइज करते हैं। हमने पिछले दिनों में 3 कैटेगरीज पे बात की। सबसे पहली कैटेगरी कि सर्काडियन रिदम क्या होती है, क्रोनोबायोलॉजी क्या होती है, कैसे हमारी दिनचर्या सुबह से शुरू होकर शाम को खत्म होती है और हमारी बॉडी के हार्मोन्स, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, पूरी मेटाबॉलिक रिदम दिन और सन की लाइट और रात के साथ चलती है, स्लो डाउन होती है, फास्ट पेस पे जाती है। सेकेंड कैटेगरी थी जहां पे हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स जो कि न्यूट्रिशंस कहलाते हैं उनके बारे में बात की। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं? फैट कंटेंट, फाइबर कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट्स। जो मॉलिक्यूल्स आपको ज्यादा मात्रा में शरीर में चाहिए होते हैं अपनी वेलबींग के लिए, वो कहलाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कि कम मात्रा में आपके शरीर को चाहिए होते हैं बट बहुत जरूरी हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या हमने पिछले कुछ दिनों में सीखा? हमने सीखा कि विटामिन क्यों जरूरी हैं, फाइटो कंपाउंड्स क्यों जरूरी हैं, मिनरल्स हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी हैं। थर्ड कैटेगरी जो हमने इसमें बात की वो की हमने स्पेशलिटी सेगमेंट्स के बारे में। नाउ स्पेशलिटी सेगमेंट्स में हमने क्या पढ़ा कि गट हेल्थ क्यों जरूरी है और गट हेल्थ के लिए किस तरह के प्रोडक्ट या किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। सेकंड हमने पढ़ा हार्ट के बारे में या बोन्स के बारे में। हमने कई सारी कैटेगरीज के बारे में समझा और ये भी जाना कि क्यों इनका हमारे लिए बेहतर होना जरूरी है और ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं या वो मैक्रो या माइक्रो
वो हमारे शरीर की इन स्पेशलिटी सेगमेंट कैटेगरीज को सपोर्ट करते हैं। आज इन्हीं सबको हम समराइज करते हैं कि वाई न्यूट्रलाइट, हमें न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स या न्यूट्रलाइट या न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए। जस्ट गिव मी अ मिनट, देयर इज अ ग्लिच आई बिलीव। या हियर वी गो। तो कुछ क्विक फैक्ट्स हैं हमारे लिए, जैसे न्यूट्रलाइट पूरे वर्ल्ड का कई सालों से विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स का नंबर 1 ब्रांड है। न्यूट्रलाइट सिर्फ डाइटरी सप्लीमेंट्स में विटामिन का ही नहीं, प्रोटीन भी दुनिया का सबसे ज्यादा सेलिंग एंड सबसे बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड न्यूट्रलाइट है। न्यूट्रलाइट हेल्दी फैट जो हमने समझा, ओमेगा सप्लीमेंट्स का भी इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा ब्रांड है। न्यूट्रलाइट सिर्फ वर्ल्ड में विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट की हम जब बात करते हैं तो कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनमें केमिकली सिंथेसाइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स या एक्टिव्स यूज किए जाते हैं, जबकि न्यूट्रलाइट में उनके अपने फॉर्म्स हैं, अपने फॉर्म्स जो कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं। वहां से इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन करते हैं, इनको कल्टीवेट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और तब जाकर वो उनके एक्सट्रैक्ट या उनके एक्टिव कंपाउंड्स को अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। इसीलिए वो बनते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स, दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रांड। बट क्या यही एक वजह होनी चाहिए मुझे न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए? क्या दुनिया में और अलग कैटेगरीज में नंबर नंबर 1 ब्रांड्स नहीं है? जैसे फोन में दुनिया का एक सबसे बेहतरीन फोन का ब्रांड होगा, या कार्स में देयर कैन बी वेरी गुड ब्रांड, शूज में दुनिया का एक नंबर 1 ब्रांड हो सकता है। तो जस्ट बिकॉज की दुनिया में कई सारी डिफरेंट कमोडिटीज में एक नंबर 1 ब्रांड है जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, क्या जस्ट बिकॉज वो एक रीजन हो सकता है मेरे लिए उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने का या उन प्रोडक्ट्स पे रिलाई करने का? सो इसको समझते हैं और बेहतर साइंटिफिक रिसर्चेस के रिजल्ट्स को एक बार रिव्यू करते हैं। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और आप अपने चैट बॉक्स में मुझे इसके बारे में बताएं, कि क्या आप सभी लोग अपने दिन में बैलेंस्ड डाइट लेते हैं? बैलेंस डाइट को लेकर आपने समझा हुआ है कि जिसमें लगभग 150 ग्राम फ्रूट्स हैं, लगभग 90 ग्राम पल्सेस हैं, लगभग 30 ग्राम नट्स हैं, जिसमें लगभग 240 ग्राम सीरियल्स होते हैं, और लगभग 350 ग्राम के आसपास वेजिटेबल्स होते हैं। प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप अपनी दिनचर्या में, रोजमर्रा में, आप ये हेल्थ डाइटरी कंप्लाइंसेस को मीट करते हैं। ओके, राधना जी बोलते हैं नो, अनुराधा मैम बोलती हैं नो, वसुधा मैम बोलती हैं नो, ओके, ऋतु शर्मा बोलती हैं नो। लगभग आप में से सभी ने ये बोला है कि आप लोग एक बैलेंस डाइट नहीं लेते। आप में से वो लोग जो बैलेंस डाइट लेते हैं उनके लिए भी हमारे पास कुछ डेटा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज तो, कि जब हम खेतों में किसी फसल को उगाते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उनको वहां से निकालते हैं और गोदाम के थ्रू या मार्केट के थ्रू आप तक पहुंचाते भी हैं, उनमें लगभग लगने वाला जो एक दिन होता है वो, जैसे ग्रीन बीन्स के लिए लगभग 10 से 15 दिन में वो आपके पास तक कंजम्पशन के लिए डिलीवर किए जाते हैं। कैरेट्स में भी लगभग 9 से 10 दिन तक लगते हैं आप तक पहुंचने में। आप जानते हैं कि जिन एप्पल्स की आप बात करते हैं वो इस कंट्री के स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जाते हैं, और अगर आप एक कंट्री के दूसरे रीजन्स में रहते हैं तो वहां तक पहुंचने में ये लगभग 10 से 15 दिन का टाइम, या हो सकता है 30 डेज का टाइम भी ले लें। आजकल कोल्ड स्टोरेज में बहुत लंबे वक्त तक फूड ग्रेन्स को और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर किया जाता है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जैसे ग्रीन बीन्स में लगभग 10 से 15 दिन के बाद उनकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज हैं उनमें लगभग 45% तक की कमी आ जाती है। सिमिलरली अगर आप कॉलीफ्लावर्स या कि गोभी की अगर बात करें तो लगभग 6 से 16 दिन तक अगर उनका स्टोर किया जाए तो उनमें लगभग 25% तक न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। गाजर जो कि हम बहुत इजीली अवेलेबल है, उसमें भी लगभग 9 से 10 दिन में 10% तक के न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। न्यूट्रिएंट्स की कमी आने की कई सारी और भी वजह हैं।
दो मेजरली इनकी दो वजह है। पहली वजह है कि सॉइल डिप्लीशन। इस समय जमीन की उर्वरक क्षमता शायद उतनी नहीं है जितनी 50 साल पहले या उतनी 100 साल पहले थी। तो आज जो फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी आपको मिलते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी भी पहले के मुकाबले कम हो गई है। दूसरी हमारी कुकिंग प्रोसेसेस। जैसे हम घर पे खाना बनाते हैं तो हम सब्जियों को हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, फ्राई करते हैं, और ये कुकिंग टाइम है कई बार बड़े लंबे वक्त तक के लिए चलता है। लगभग हम आधे आधे घंटे या 15 मिनट तक के लिए उनको पकाते रहते हैं। हीट में हम ये जानते हैं, हमने विटामिन प्रोफाइल के दौरान समझा और पढ़ा भी सही, कि हीट से ज्यादातर विटामिन डिग्रेड हो जाते हैं। उनमें डिग्रेडेशन आता है, मीन्स कि उनकी एक्टिव्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप लंबे वक्त तक प्रोडक्ट को हीट करेंगे तो उनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज में कमी आ जाएगी। अगर आप कुकिंग टाइम आपका लंबे वक्त तक है तो लंबे वक्त तक कुकिंग करने से भी क्या होता है, आपकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके खाने में खत्म हो जाते हैं। थर्ड थिंग, कई सारे विटामिन ऐसे हैं, जैसे विटामिन सी और बी की हमने बात की, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अगर ये पानी में घुलते हैं, कई बार हम सब्जियां काटकर, फल काटकर पानी में भी रखते हैं, और पानी के अलावा हम इनको अलग अलग तरह से हाइड्रेटेड सिचुएशंस में यूज करते हैं, उस समय भी कई सारे विटामिन जो हैं वो माइग्रेट होकर प्रोडक्ट से वाटर के थ्रू वॉश आउट हो जाते हैं। तो एनीवे, जब हम पहले ही स्टोरेज कंडीशंस में हमने न्यूट्रिएंट्स लॉस कर दिए, फिर हमारे खाने की विधियों के थ्रू हमने न्यूट्रिएंट लॉस कर दिया, तो जो हमें खाने के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो डेटा बड़ा ही सरप्राइजिंग है। ये स्टडी, एक एनालिटिकल कम्युनिटी ने जब ये स्टडी की तो उसने पाया कि बने हुए खाने में या पके हुए खाने में जो विटामिन प्रोफाइल्स हैं, लगभग 75%, 75% ऑफ विटामिन खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान खत्म हो गए। मिनरल्स जो कि इन जनरल बहुत स्टेबल माने जाते हैं, जिन पे कि ह्यूमिडिटी का या टेम्परेचर का या ऑक्सीडेशन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीडेशन होता है बट उतना भी फास्ट नहीं। बट खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान ये पाया गया कि लगभग 54% मिनरल्स भी टाइम के साथ खत्म हो गए। कई सारे फाइटो एक्टिव्स जो हैं वो लगभग ना के बराबर रह जाते हैं, जिनमें कि पॉलीफिनॉल्स या फ्लेवोनॉइड्स आते हैं। खाना बनाने की प्रक्रिया में वो लगभग नील हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो अगर आप एक ओवरऑल प्रोफाइल को देखें तो लगभग 50% से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपने खो दिए होते हैं खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान, जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि ये सॉइल डिप्लीटेड होने की वजह से ये न्यूट्रिएंट्स पहले ही फूड में कम होते हैं। तो अगर 10 से 15% आपने फूड में पहले खो दिए, लगभग 50-55% आपने खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान खो दिए, तो लगभग आपने 60 से 70% न्यूट्रिएंट्स इस पूरी प्रोसेस में खो दिए। तो आपको मिलता है बहुत कम। अब फिर से मैं वही सवाल पूछता हूँ कि वाई न्यूट्रलाइट? क्या अब भी हमें लगता है कि जस्ट बिकॉज की ये एक दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है, इसीलिए मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए? या मुझे अब अपने आप से सवाल करना चाहिए कि सच में जो मैं खाता हूँ क्या वो बैलेंस डाइट है? बैलेंस डाइट के अलावा मुझे ये भी जानना होगा कि इवन जो अगर मैं कंसीडर करके चलता हूँ कि ये एक बैलेंस्ड डाइट है, तभी भी जो प्रोसेसेस मैं अप्लाई करता हूँ मेरे खाने बनाने के लिए, क्या वो सच में मुझे इन द एंड जाकर पूरी न्यूट्रिएंट रिच प्रोफाइल देते हैं? अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे। मैं आपसे न्यूट्रालाइट के और कंपोनेंट के बारे में बात करूं, उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो साल में लगभग एक बार अपने ब्लड प्रोफाइल या अपने हेल्थ का चेकअप कराते हैं। साथ में मुझे ये भी बताएं कि कितने प्रतिशत लोग, आपको लगता है कि लगभग कितने प्रतिशत लोग भारत में ऐसे हैं जो लगभग साल में एक बार अपने ब्लड की प्रोफाइलिंग या अपने कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराते हैं? प्लीज, मैं आपके आंसर्स का, रिस्पॉन्सेस का वेट कर रहा हूँ। अपने यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। ओके, नैन्सी लिखते हैं नो। काफी सारे लोगों की, प्रीति मैम ने लिखा हुआ है कि नो। ओके, शुभ्रांशु लिखते हैं यस। यस, नारद जी लिखते हैं नो। एक बड़ी चीज स्टडी बताता हूँ मैं। अगर आप सर्च करेंगे तो पाएंगे कि इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन जो है, जिसमें लगभग 12% लोग ही अपने साल में हेल्थ चेकअप कराते हैं, लगभग 85% से ज्यादा लोग ये टेस्ट नहीं करवाते। विलेज पॉपुलेशंस में यही डेटा जो है, लगभग 95% लोग अपने हेल्थ चेकअप एनुअल रूटीन बेसिस पे नहीं करवाते, लगभग 5% करवाते हैं। अगर हम इनका ओवरऑल एवरेज निकालें पूरे भारत का, तो लगभग 8 से 9% लोग ही ऐसे हैं जो साल में अपनी कंप्लीट हेल्थ चेकअप को करवाते हैं।
इनमें से भी काफी सारे लोग जो ऑफिसेस में या अपने हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से करवाते हैं, हमारे अंदर वो जील नहीं है। उसकी वजह है कि इवन मैं अपने घर पे भी बात करूं तो मेरी माँ से अगर मैं कहूं कि आपने आपका हेल्थ चेकअप कराते हैं, आपकी एक ब्लड प्रोफाइल कराते हैं, तो उनका सबसे पहला डर रहता है कि एक बार अगर ब्लड चेक कराने गए, हेल्थ चेकअप कराने गए, तो कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी डॉक्टर जरूर निकाल देगा। डॉक्टर का काम ही होता है खामियां निकालना, तो वो खामियां निकाल देगा और मैं तो बेहतरीन हूँ। कई बार हमारी सोच की वजह से हम बड़े परेशान होते हैं। हेल्थ की क्रिटिकलिटीज को, हेल्थ में हमारी न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल किस तरह की है, हमारी फैटी एसिड प्रोफाइल कैसी है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारी ब्लड प्रोफाइल कैसी है, इस सब के बारे में जानने का हमें अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। और ये हम उम्र के जितने जल्दी इस शुरुआती पड़ावों में ये काम करेंगे, उतना ही हम बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। डॉक्टर श्याम ने अपनी बात के दौरान कहा कि जिंदगी जितनी होनी चाहिए उतना ही जरूरी है हमारा हेल्थ स्पैन। अगर हमारा हेल्थ स्पैन ठीक है तो हम ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारते हैं। इसीलिए अब हम और बात करेंगे कि क्यों हेल्थ सप्लीमेंट हमें चाहिए। हम अगर सच में अपने लिए जिम्मेदार हैं तो हमें जानना होगा कि हमारी प्रोफाइल्स हम कराएं। हमारी प्रोफाइल्स में जिन सब्सटेंसेस की कमी निकल के आती है, उनके बारे में हम हेल्थ सप्लीमेंट्स लेनी शुरू करें। अब हम हेल्थ सप्लीमेंट्स में, जैसे अजय सर ने अपनी बातों के दौरान कहा कि मार्केट में कई सारे सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कई सारे ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो इजी मिल जाएंगे आपको, आप बाहर जाएंगे और जाते से ही आपको मिल जाएंगे। बट फिर हम क्यों न्यूट्रालाइट के बारे में बात करते हैं? क्योंकि न्यूट्रालाइट की जो फिलॉसफी है वो है प्लांट फॉरवर्ड। हमारा न्यूट्रालाइट का पूरा कॉन्सेप्ट 5 फाउंडेशनल पिलर्स पे टिका हुआ है, जिनमें सबसे पहला आता है प्लांट फॉरवर्ड, दूसरा आता है सेफ एंड प्योर, तीसरा आता है इफेक्टिवनेस, फोर्थ आता है बैलेंस्ड प्रोफाइल, एंड फिफ्थ आता है एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। इन पांचों पिलर्स को हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है प्लांट फॉरवर्ड इनोवेशन। अच्छा, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि हम किसी भी कंपाउंड में, किसी भी फॉर्मुलेशन में 3 तरह के इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हो सकता है जो केमिकली सिंथेसाइज्ड किया गया हो, केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू बनाया गया हो। दूसरा हो सकता है एनिमल डिराइव्ड, कि हमने पशुओं से, जैसे पशुओं की चर्बी से हम फैट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उस फैट को देना लोगों को शुरू कर देते हैं। तीसरा होता है जहां हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया। तीनों कैटेगरीज में से कौन कौन सी तीनों कैटेगरी? केमिकली सिंथेसाइज्ड, एनिमल डिराइव्ड एंड प्लांट ओरिजिनेटेड। इन तीनों कैटेगरीज में साइंस ने प्रूव किया है कि नेचुरल सोर्सेस, प्लांट ओरिजिन, एग्रीकल्चरल सोर्सेज से मिलने वाले तत्व ज्यादा बेहतर होते हैं। आपकी बॉडी में उनकी बायो अवेलेबिलिटी ठीक होती है, उनके उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। आप इसे सभी लोग, चाहे स्पाइसेस के नाम पर या आप घर पे आने वाली फूल, फल, सब्जियां, ये आप बचपन से अब तक कंज्यूम करते चले आ रहे हैं और आपने पाया कि इनके साइड इफेक्ट्स तो एटलीस्ट नहीं होते आपको। तो ये ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट माने जाते हैं। इसीलिए हम हमारे रिसर्च के दौरान ये इंश्योर करते हैं कि हमारे सारे बॉटनिकल फाइटोन्यूट्रिएंट रिच हों। हम उनकी कल्टीवेशन, उनकी प्रोसेसिंग इस तरह से करते हैं कि उनके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रिजर्व्ड रहें, खत्म ना हो। और इस तरह से हम ये इंश्योर करते हैं कि आप तक पहुंचे दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। जब हम बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी में बेसिकली 3 तरह की फिलोसफीज या 3 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला ग्रीन या क्लीन प्रोसेसेस। जैसे हमने अगर किसी एक्टिव कंपाउंड का एक्सट्रैक्शंस करना है, पर से हमने हल्दी में से करक्यूमिन निकालना है या अश्वगंधा में से हमने विथनोलाइट कंटेंट निकालना है, क्योंकि इनके एक्टिव्स जो होते हैं वही आपकी बॉडी में बेहतर रिजल्ट्स या एफिकेसी प्रोवाइड कराते हैं। उनको निकालने के लिए कई लोग होंगे जो शायद हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करते होंगे, जिनमें मिथनॉल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, एसीटोनाइट्राइल हो सकता है। हम एमवे में ये इंश्योर करते हैं कि हमारे प्रोसेसेस ग्रीन प्रोसेसेस रहें। ग्रीन प्रोसेसेस में क्या होता है? हम सिर्फ हाइड्रो अल्कोहलिक सब्सटेंसेस ही यूज करते हैं जो कि परमिटेड हैं, जिनमें अल्कोहल आता है और पानी आता है। अल्कोहल को भी हम रॉबस्ट टेस्टिंग के थ्रू ये इंश्योर करते हैं कि उसके रेसिड्यूज प्रोडक्ट्स में ना रहें। रॉबस्ट टेस्टिंग में जब हम बात करते हैं तो लगभग 200 से ज्यादा टेस्ट पैरामीटर्स पर एक प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट सच में बेहतर है, इसमें कोई भी कंटामिनेंट्स तो नहीं। कौन कौन से कंटामिनेंट्स होते हैं? अफ्लाटॉक्सिन्स हो सकते हैं, माइकोटॉक्सिन्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, नॉट्स हो सकते हैं। तो ये लगभग 200 टेस्ट पैरामीटर कंडक्ट करने के बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स सारे कंटामिनेंट से फ्री हैं। अगला पॉइंट है, या अगला पिलर है इफेक्टिवनेस। कोई भी प्रोडक्ट की एफिकेसी स्टेब्लिश कब की जा सकती है? जब वो प्योर हो,
किसी भी इम्प्योर प्रोडक्ट में या किसी भी नॉन पोटेंट प्रोडक्ट में जिसकी अपनी पोटेंसी कम है, उससे आप इफेक्टिवनेस प्राप्त नहीं कर सकते। आपको बहुत जरूरी है कि आप सेफ एंड प्योर प्रोडक्ट का कंजम्पशन करें। तो हमें क्या करना होता है, हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं जिनकी एफिकेसी प्रूवन है। जैसे अश्वगंधा की एफिकेसी प्रूवन है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, सो वी यूज दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइन। हम हल्दी की बात करते हैं, हम तुलसी की बात करते हैं, हम इवन हमारे विटामिन प्रोफाइल्स पर से हम कैल्शियम की बात करते हैं, सारे हमारे प्लांट सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं और इनकी एफिकेसीज प्रूवन है। एक वर्ड होता है स्टैंडर्डाइजेशन पर से। आप इस बार घर पे भी गर्मियों के सीजन है, तरबूज वाटरमेलन खाते होंगे। कई बार आप वाटरमेलन को कटवा कर देखते हैं कि वो लाल है, मीठा है, ठीक है। कई बार आप वो नहीं भी करते। हर बार जो तरबूज आप घर पे लेके आते हैं उसकी क्वालिटी अलग हो सकती है, उसकी मिठास अलग हो सकती है, उसका टेस्ट थोड़ा सा वेरी कर सकता है। आपको कई बार अच्छा लगेगा, कई बार नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन का फायदा ये होता है कि ये जो वेरिएशन, जो आप हर बार जब एक नए प्रोडक्ट को खरीदते हैं बाजार से, तो उसमें आने वाले वेरिएशंस को रिमूव करना। अगर मैं कहता हूँ कि अश्वगंधा, तो अश्वगंधा में एक्टिव पाया जाता है विथेनोलाइट कंटेंट। अगर मैंने मेरी प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन विथेनोलाइट कंटेंट पे किया है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि साल में किसी भी सीजन में अश्वगंधा की क्रॉप को हार्नेस किया जाए। इंडिया के या दुनिया के किसी भी रीजन से जब हम अश्वगंधा की रूट या उसके एक्सट्रैक्ट को लेकर आए, उसमें पाया जाने वाला विथेनोलाइट कंटेंट सेम हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी ना करे, उसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स बरकरार रखें। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन। और इसको हम कैसे करते हैं, साइंटिफिकली वैलिडेटेड डोजेस बनाकर भी। जैसे हमें पता होता है कि हम किसी कंपाउंड का कितना कॉन्सेंट्रेशन लें, पर से हम हमारे क्लेम्स में बात करते हैं कि अगर आप एक तुलसी की टैबलेट में, तुलसी में पाया जाने वाला उर्सोलिक एसिड, अगर आप उर्सोलिक एसिड को कंज्यूम करना चाहते हैं हेल्थ बेनिफिट के लिए, तो लगभग आपको 4 mg के आसपास उसे पर डे कंज्यूम करना पड़ता है। और उर्सोलिक एसिड की क्वांटिटी जितनी पाई जाती है तुलसी में, अगर उसके हिसाब से कैलकुलेट करें, तो लगभग आपको 100 तुलसी की पत्तियों की जरूरत होगी उतने हेल्थ बेनिफिट्स पाने के लिए। तो जब हम प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि इसके डोजेस इफेक्टिव हों, शरीर में जाकर ये आपको वो फायदे, वो बेनिफिट्स पहुंचाएं। फोर्थ पिलर है बैलेंस प्रोफाइल। इसका बड़ा रोल है एक्चुअली। जैसे दुनिया की हर एक कंट्री में वहाँ की कंप्लाइंस होती हैं। कंप्लाइंस यूजुअली वहाँ की रेगुलेटरी बॉडी डिफाइन करती है। इंडिया में फूड या हेल्थ सप्लीमेंट को रेगुलेट करता है एफएसएसआई। एफएसएसआई ने आईसीएमआर के साथ मिलके जो आरडीए हैं, हमारे रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, कि हमें लगभग कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कितना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कितने न्यूट्रिशंस हमें चाहिए दिन में, उनकी एक लिस्ट निकल के आती है। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे हर प्रोडक्ट्स में एक्टिव्स जो हैं वो आरडीए रिक्वायरमेंट को मीट करते हो। सेकेंड वन थिंग, कई बार प्रोडक्ट्स को लंबे वक्त तक प्रिजर्व करने के लिए, उसकी एफिकेसी बनाए रखने के लिए लोग आर्टिफिशियल, या उसकी सुंदरता और टेस्ट को बढ़ाए रखने के लिए लोग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। जबकि न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट क्राइटेरिया में हम ये इंश्योर करते हैं कि ये यूज ना किए जाएं। हमारे हर एक प्रोडक्ट फ्री होते हैं आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, स्वीटनर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स से। और ये रिच होते हैं फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स में। फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स लाइक जैसे अश्वगंधा में विथेनोलाइट, तुलसी में उर्सोलिक एसिड, हल्दी में कर्क्यूमिनॉइड्स। जब कंपाउंड फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स में रिच होता है, तभी वो बनती है एक बैलेंस प्रोफाइल। फिफ्थ एंड लास्ट इसका फाउंडेशनल पिलर है एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। अच्छा, इस एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का बड़ा रोल है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल मतलब आप उसे रीजनरेट कर सकें। आपने एक बार कोई क्रॉप कल्टीवेट की, आपने वो कहावत सुनी होगी कि मुर्गी के रोज से अंडे ले लो, या एक बार मुर्गी को काट के हलाल कर लो। सो यहाँ पे जरूरी किया जाता है कि उस मुर्गी की हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। क्यों? क्योंकि जिस जमीन से आप न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, इस बार आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन को भी वो मिलते रहें। और अगर आने वाली जनरेशन को मिलते रहें, तो आप क्या करेंगे, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे। आप ये इंश्योर करेंगे कि जमीन को उतने ही न्यूट्रिएंट्स वापस दिए जाएं। आप कोशिश करेंगे कि पेस्टिसाइड्स का यूज कम से कम किया जाए। इन सभी बातों का हम ध्यान रखते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल। हम साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारी पैकेजिंग सस्टेनेबल हो। पैकेजिंग अगर रिसाइकिल की जा सकती है तो वो की जाए। जितना पैकेजिंग कंपोनेंट हम बनाते हैं, हम जनरेट करते हैं एक साल में, हम उतना ही पैकेजिंग मटेरियल इस कंट्री से वापस भी लेते हैं रीप्रोसेस करने के लिए। हम पीसीआरस पे काम करते हैं, विच इज पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल्ड प्रोडक्ट।
लगभग 30 से 50% कंपोनेंट ऑफ प्लास्टिक, स्पेशली फॉर ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट लाइंस, ऐसे हों जो कि रिसाइकिल्ड हो। हम ये इंश्योर करते हैं कि वाटर की एफिशिएंसी हो और एनर्जी भी रिन्यूएबल यूज की जाए। इनफैक्ट हम आगे अपनी आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट जो कि मदुरई में है, वहाँ हम एनर्जी एंड वाटर की एफिशिएंसीज को यूटिलाइज करते हैं। एक और सवाल है मेरा आपसे, समझने के बाद इन 5 फाउंडेशनल पिलर्स को, कि आप क्या आप जानते हैं जब आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, सब्जी खरीदते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं, तो आप उसकी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ बना, कैसे बना, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? अगर आप जानते हैं या नहीं जानते तो इसके बारे में प्लीज चैट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताइए। ओके, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस। ओके, सो शौर्य लिखते हैं कि नहीं। यस, हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि प्रोडक्ट कहाँ डेवलप हुआ है, इसके रॉ मटेरियल्स या रॉ इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए, हम ये नहीं जानते। आप जो घर पे फोन यूज करते हैं, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग साइट के बारे में तो जानते हैं, बट उसमें यूज होने वाले लगभग 150 कंपोनेंट कहाँ बने, कैसे बने, किस तरह से वो प्रोड्यूस हुए, आप उसके बारे में नहीं जानते। तो हम ज्यादातर चीजों के बारे में नहीं जानते। यही है ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का रूल क्या है? ट्रेसेबिलिटी का रूल इस तरह से है कि हम एक मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस बेसिकली एक वर्ड है जहाँ पे एक स्पीशीज, या चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल्स हो, अपनी फॉर्म चेंज करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मेंढक है, एक मेंढक जब अडल्ट होता है तो वो रिप्रोडक्शन के बाद एग्स प्रोड्यूस करता है, तो उस समय उसकी फॉर्म हुई एग। अगर आप एक अंडे में और एक मेंढक में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा फर्क है। जिसको एक पूरी मेटामॉर्फोसिस लाइफ साइकिल के बारे में नहीं पता, वो शायद इस बात को लेके, आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो वो शायद इस बात को लेके बड़ा सरप्राइज रहेगा कि क्या ये सच में यही अंडा बाद में जाके मेंढक बनने वाला है, या इसी तरह से एक पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो यही एग बाद में टेडपोल्स बनाते हैं, जिनमें देखो आप विंग्स नहीं होंगे, जिनमें पैर नहीं होंगे, बट ये जब और एडवांस स्टेजेस पे जाते हैं तो इनके थोड़े थोड़े पैर निकलने शुरू होते हैं। जब ये फ्रॉकलेट बनाते हैं तब इनमें एक नया डेवलपमेंट होता है, उस समय इनकी टेल भी होती है। बाद में इनकी टेल खत्म हो जाती है और ये एक अडल्ट फ्रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस समहाउ प्रकृति ने बहुत अच्छे से बैलेंस की है। इसमें एक भी वेरिएशन अगर हो तो ये पूरी प्रोसेस शायद कंप्लीट ना हो पाए। एग से टेडपोल का बनना, टेडपोल टेडपोल से फ्रॉकलेट का बनना, फ्रॉकलेट से मेंढक का बनना, इस प्रोसेस में 0% मैनिपुलेशन या 0% एरर्स आती हैं। इसी वजह से ये प्रोसेस सालों साल, सदियों से वैसी ही चल रही है, एग से मेंढक का प्रोडक्शन। बट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में क्या ये पॉसिबिलिटी है? द आंसर इज नो। वाई नो? बिकॉज 3 प्रोसेसेस ऐसी हैं जहां पे मेटामॉर्फोसिस के चांसेस कम होते हैं। जैसे पहली प्रोसेस सीड, सीड से हमने छोटा सा पौधा, पौधे से बड़ा पौधा। ये इग्निशिया का एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेके समझते हैं। ये शुरुआत की 3 स्टेजेस, पौधे का बनना तक मेटामॉर्फोसिस नेचर रेगुलेट करती है। सो ये लगभग 30%, लगभग 25 से 30% प्रोसेस नेचर रेगुलेट करती है। उसकी बाद की प्रोसेसेस जो है वो मैन ड्रिवन प्रोसेस है। जैसे इग्निशिया से उसकी रूट्स को निकालना, उनकी रूट्स को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना, अगर उसमें से एसेंशियल ऑयल्स निकालने तो एसेंशियल ऑयल्स का सेपरेशन, उसमें से पाउडर बनाना, इन पाउडर से फिर टैबलेट बनाना, ये सारे प्रोसेसेस मैन मेड प्रोसेसेस हैं जिनमें ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं, लोग मशीनरीज के थ्रू करते हैं। क्या यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है? यस, मैन मेड एरर्स, इक्विपमेंट मेड एरर्स हो सकती हैं, और अगर किसी भी स्टेज पर अगर कोई एरर होती है तो हमारी पूरी प्रोसेसेस खराब हो जाती है। इट्स लाइक जस्ट बूम, इट्स ब्लास्ट। ये जो प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेस का स्ट्रिंजेंट होना, इन प्रोसेसेस का बिल्कुल रेगुलेशंस के मुताबिक फॉलो होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप कभी भी प्रोडक्ट्स को बना नहीं पाएंगे। यही बातों का ध्यान हम रखते हैं हमारी न्यूट्रलाइट क्राइटेरियाज में। न्यूट्रलाइट क्राइटेरियाज में हम ये इंश्योर करते हैं हर एक स्टेजेस पर क्वालिटी चेक लगाकर। क्वालिटी चेक्स क्या होते हैं? पर से यहाँ पे अगर मैं इग्निशिया से रूट्स लूँ तो मेरे पास रूट्स के स्टैंडर्डाइजेशन होंगे कि रूट्स की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, ये कंटामिनेंट्स फ्री होने चाहिए, इनमें पार्टिकुलेट मैटर तो नहीं है, इनका पाउडर है तो पाउडर का साइज क्या होना चाहिए, इसमें कंटामिनेशन तो नहीं है।
ऑयल कैसा होना चाहिए, ऑयल के एक्टिव कैसे होने चाहिए, उन सभी का स्टैंडर्डाइजेशन और उन सभी का क्वांटिफिकेशन हम हर स्टेज पे करते हैं, और इसी तरह से हम इंश्योर करते हैं प्रोडक्ट की कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको अश्वगंधा का। अश्वगंधा के बारे में कहा जाता है कि अश्वगंधा अगर किसी ट्रॉपिकल रीजन से, जहाँ पे गर्मियाँ ज्यादा हों और पानी कम हो, वहां से निकाला जाए तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अश्वगंधा की रूट्स गहराई तक पानी की खोज में जाती हैं, और जब वो नीचे पानी की खोज में जाती हैं तो वो कंडेंस होती जाती हैं, क्योंकि उनमें पानी कम होता है तो वो डेंस होती जाती हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, अश्वगंधा में पाया जाने वाला एक एक्टिव विथेनोलाइट कंटेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता जाता है, और इन अश्वगंधा की एफिकेसी ज्यादा होती है। पॉसिबिलिटीज क्या है कि आप अश्वगंधा का पूरा प्लांट लें, सुखाएं और उसको पीस के पाउडर बना दें, या सिर्फ अश्वगंधा की रूट को लें और उनसे ही आप एक पाउडर या उनसे ही एक्सट्रैक्ट बना के प्रोडक्ट बनाएं। एक और भी है जहां पे आप पत्तियां और बाकी और प्लांट्स, फ्रूट्स, सभी चीजें यूज कर सकते हैं। इन तीनों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अश्वगंधा की एफिकेसी, सबसे ज्यादा प्योरिटी कहाँ निकल के आएगी? अश्वगंधा का एक्टिव पाया जाता है उसकी जड़ों में। तो जरूरी है कि जब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें तो राइट पार्ट का सिलेक्शन करें, उनको स्टैंडर्डाइज करें। इस स्टैंडर्डाइजेशन को हम करते हैं 3 लेयर टेक्निक से। जैसे आजकल आप देखें तो आपके फोन्स में भी 3 ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेसेस होती हैं। पहला, आप अपने फिंगर टिप से फोन ओपन करते हैं। दूसरा, अगर आप कोई बैंक ट्रांजेक्शन भी करने वाले हैं तो वहां पे भी आप एक पासवर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन के दौरान भी आपके पास एक पहले ओटीपी आएगा, आप ओटीपी से वेरीफाई करेंगे, तब जाके आप कि वो ट्रांजेक्शन होंगे। तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज के लिए जिस तरह से आपने लगभग एक तीन थ्री मॉडल 3 लेयर प्रोटेक्शन टेक्निक आपने डेवलप की होती हैं, इसी तरह की 3 लेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स या 3 लेयर्स ऑफ टेक्निक्स फॉर द क्वांटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन हम लोग यूज करते हैं। ये कौन कौन सी है? नंबर 1 इज माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन, और सेकंड वन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, थर्ड वन इज एचपीटीएलसी एंड एचपीएलसी। ये टेक्निक्स कैसे काम करती हैं? पर से किसी भी कंपाउंड में 2 तरह के मार्कर होते हैं, एक होता है बायोमार्कर, एक होता है एनालिटिकल मार्कर। जैसे ह्यूमंस, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे चाहे हेयर फॉलिकल्स हो या मेरे नाखून हो या मेरी स्किन हो या मेरा ब्लड हो, सभी का डीएनए लगभग एक ही होगा। तो डीएनए अगर मेरा स्टैंडर्ड, मेरे मेरे अपने आप का रेफरेंस डीएनए अवेलेबल है, और कल को कोई भी सैंपल इस पूरी दुनिया से निकाला जाए तो भी आप ये चेक करके बता सकते हैं कि ये डीएनए मेरे डीएनए से मैच करता है कि नहीं करता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी तरह से दुनिया की हर स्पीशीज का एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, जो उसके बायोलॉजिकल एक्टिव्स पे डिपेंड करता है। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाए। सेकेंड वन थिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी अगर मैं अपने आप की बात करूं तो मेरा डीएनए तो मैच करेगा, बट आप ये कभी नहीं बता पाओगे कि ये डीएनए आपने मेरी स्किन से लिया था या ब्लड से लिया था या नेल्स से लिया था या हेयर से लिया था। ये जानने के लिए जरूरी है कि हम माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशंस भी करें। माइक्रोस्कोप में अगर आप मेरे हेयर फॉलिकल को या स्किन फॉलिकल को रखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये किस पार्ट से लिया गया है। ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक प्रोफाइलिंग्स हमें किसी भी प्लांट के या किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में ये बताता है कि कौन सा पार्ट हमने यूज किया है। थर्ड, और जो कि सबसे क्रिटिकल और सबसे एडवांस टेक्निक है, वो है एचपीटीएलसी एंड एचपीएलसी फिंगरप्रिंटिंग, विच इज कॉल्ड एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत एडवांस इक्विपमेंट हैं जो सीएफआर कंप्लाइंट होते हैं। सीएफआर इज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, जहाँ पे कंप्लीट ऑडिट ट्रेल भी मैनेज की जाती है। ये इक्विपमेंट टेस्टिंग के दौरान हमें बताते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव पर से। अगेन मैं दोबारा से अश्वगंधा का एग्जांपल लेना चाहूंगा जिसमें हमने बात की विथेनोलाइट कंटेंट की। तो विथेनोलाइट कंटेंट को जब हम टेस्ट करेंगे एचपीएलसी पे, एचपीटीएलसी पे, तो इसमें जितनी भी इंप्योरिटीज होंगी, सारी इंप्योरिटीज को ये सेपरेट आउट करके बताएगा कि आपका कंपाउंड कितना प्योर है, इसका कितनी पोटेंसी है। तो ये 3 लेयर ऑफ क्वांटिफिकेशन, 3 लेयर ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम लोग यूज करते हैं हमारे हर एक प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। इसी ट्रेसेबिलिटी की और अगर हम बात करें तो ये क्यों जरूरी है? इस ट्रेसेबिलिटी इसमें बेसिकली 3 और कंपोनेंट आते हैं। जैसे जो न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स हैं या न्यूट्रलाइट फॉर्म्स हैं, न्यूट्रलाइट फॉर्म्स में हम न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट क्राइटेरिया के थ्रू ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं। बट हम हमारे फॉर्म्स के अलावा पर से कई सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स, कई सारे बॉटनिकल्स ऐसे होंगे जो शायद यूएस में या ब्राजील में पाए जाने हमारे हमारे फॉर्म्स में नहीं होते होंगे। इसलिए नहीं कि वो हो नहीं सकते, इसलिए क्योंकि उनकी बेहतरीन क्वालिटी हो सकता है दुनिया के किसी और देश में हो। जैसे हम बात करते हैं कि संतरे नागपुर में बेहतर होते हैं, एप्पल शिमला में बेहतर होते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया के किस ज्योग्राफी में कोई कंपाउंड बेहतर ग्रो करेगा। और इसी आइडेंटिफिकेशन के साथ हमने पाया कि हमें कई सारे और भी
बाकी फॉर्म्स के साथ या अच्छे किसानों के साथ कोलैबोरेट करना होगा, जिसे हम न्यूट्रीसर्ट के थ्रू करते हैं। न्यूट्रीसर्ट हमारी एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में बात करेंगे। बट हम इंश्योर करते हैं कि हमारे कोलैबोरेशन फॉर्म्स में भी, हमारे थर्ड पार्टी फॉर्म्स में भी, जहां से हम इंग्रेडिएंट्स अगर खरीदते हैं कोई, वहां पे न्यूट्रीसर्ट ऑडिट्स किए जाएं, उनकी हर एक स्टेप की डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ट्रेसेबिलिटी रखी जाए। इसके लिए हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड फंक्शन है जिसको हम ASQP बोलते हैं, सप्लायर क्वालिफिकेशन प्रोग्राम। हम हमारे हर एक सप्लायर की साइट का ऑडिट करके, उनकी प्रोसेसेस को ऑडिट करके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग साइट का ऑडिट करके ये इंश्योर करते हैं कि सारी प्रोसेसेस फॉलो की गई हैं। पहले प्रोसेसेस ट्रांसफर करना जो स्टैंडर्डाइज या डेवलप्ड प्रोसेस है, बाद में उन प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन एंड कंटिन्यूस फॉलो। ये तीनों चीजें हमारे ऑडिट के दौरान हम इंश्योर करते हैं। अब समझते हैं न्यूट्रीसर्ट को। अभी हमने जिक्र किया कि हम जब थर्ड पार्टी फॉर्म्स के साथ काम करते हैं तो हम न्यूट्रीसर्ट सर्टिफिकेशन पे जाते हैं। एक फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रीलाइट के लगभग 6000 एकड़ फॉर्म्स हैं इस दुनिया में, 6000 एकड़ फॉर्म्स। बट हमारा वर्ल्ड डिमांड जो है प्रोडक्शन की, या वर्ल्ड में जितना कंजम्पशन होता है उस पूरी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, उसी के साथ ये भी कि दुनिया के किस क्षेत्र में कौन से फाइटो कंपाउंड्स या बॉटनिकल बेहतर तरह से उपजाए जा सकते हैं, उस ज्योग्राफी को समझते हुए भी हमने दुनिया के कई सारे एरियाज में कई किसानों के साथ पार्टनरशिप की है। और इस पार्टनरशिप में उनकी पूरी प्रोसेसेस को रेगुलेट करने का काम हम न्यूट्रीसर्ट सर्टिफिकेशन के थ्रू करते हैं। ये न्यूट्रीसर्ट एक्चुअली एक टर्म है जिसे एक सर्टिफिकेशन बॉडी जिसका नाम है इकोसर्ट, जो कि फ्रांस में है, उसने डेवलप किया। कैसे किया है इसको भी समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मेरा सवाल है कि आप में से अगेन, जैसे हमने पहले सवाल पूछा है, लगभग उसी से मिलता जुलता है, कि क्या आपको पता है कि आपके बॉटनिकल्स जो आप यूज करते हैं उनका सोर्स क्या है, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। मैं आगे प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करता हूँ, साथ में आपके रिस्पॉन्सेज का भी वेट करता हूँ। तो ये कैसे न्यूट्रीसर्ट कैसे डेवलप हुआ? तो न्यूट्रीसर्ट की जब हमने गाइडलाइन डेवलप की तो उसमें बेसिकली 5 बड़े हमने सर्टिफिकेशन बॉडीज और उनकी कंप्लायंसेस सिस्टम्स को समराइज किया। पहली, न्यूट्रलाइट। तो जैसे डॉक्टर काल ने एक जमाने में जब न्यूट्रलाइट के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया और उन्होंने न्यूट्रलाइट खेती के तरीकों को उन्होंने ग्रो किया, डेवलप किया, न्यूट्रलाइट के सारे तरीकों, सारी कंप्लायंसेस को हमने समराइज करके एक गाइडलाइन में जब हमने कन्वर्ट किया, उस गाइडलाइन को ही हम न्यूट्रीसर्ट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये थर्ड पार्टी ने जो हमारे न्यूट्रलाइट गाइडलाइंस को जब समझा पड़ा, उससे पहले उसने इवेल्युएट किया NPOP, जो कि है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जो इंडिया का प्रोग्राम है। इंटरनेशनल स्केल पे इसी प्रोग्राम को हम बोलते हैं NOP, विच इज नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्रामिंग। दो और भी टर्म्स हैं जिसमें गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, गैप, और गुड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मीन्स किस तरह से आप खेती करते हैं, और फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस मीन्स किस तरह से आप खेती से उन सब्सटेंसेस को लेकर स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इन सभी की जो सर्टिफिकेशन बॉडीज की जो कंप्लाइंसेस, जब उनको समराइज करके एक बॉडी बनाई गई या एक गाइडलाइन बनाई गई, विच इज कॉल्ड एज न्यूट्रीसर्ट। ये न्यूट्रीसर्ट के थ्रू फिर हम हमारे वेंडर साइट्स पे या कोलैबोरेटेड फॉर्म्स पर ऑडिट कंडक्ट करते हैं, उनकी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो दैट्स हाउ द न्यूट्रीसर्ट इज डेवलप्ड। न्यूट्रीसर्ट के कुछ एग्जांपल है मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये न्यूट्रीसर्ट के सर्टिफाइड फॉर्म्स हैं। अगर आप न्यूट्रीसर्ट के सर्टिफाइड फॉर्म्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता का ध्यान रखते हैं। न्यूट्रीलाइट में हम, या न्यूट्रीसर्ट में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये ऐसे एरियो में हो जहाँ पर इंडस्ट्रीज ना हो, ऐसे एरियाज में हो जहाँ पर कंटेमिनेटेड एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन ना हो। इंडस्ट्रियल एरिया से, रोड से दूर होते हैं ये प्लांट्स। ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स होते हैं, और ऑर्गेनिक फॉर्म्स की भी एक रिक्वायरमेंट है कि लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी ऐसा फॉर्म्स नहीं होना चाहिए जहाँ पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हो रहा हो। तो ये पेस्टिसाइड्स से फ्री फॉर्म्स होते हैं। वो लोग जो इसमें काम करते हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उनके बच्चों को एजुकेशन देना, उनको कम्युनिटी को गाइड करना, उनको खेती के प्रिंसिपल सिखाना, उनकी हेल्थ एंड वेलबींग का ध्यान रखना भी हम न्यूट्राइट फॉर्म्स और न्यूट्राइट के या न्यूट्रिसर्ट प्रोग्राम्स के थ्रू करते हैं। एक और एग्जांपल है जहां पे हम देखेंगे उन फॉर्म्स के बारे में जिन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कई सारे लोग, दुनिया के हर किसान की शायद ये सपना है कि वो न्यूट्रलाइट या न्यूट्रीसर्ट के साथ जुड़ के हमारे साथ काम करे, क्योंकि जिस तरह से हम उनकी वेलबींग का ध्यान रखते हैं, शायद उनके लिए वो एक सपना है। न्यूट्रीसर्ट कई सारे फॉर्म्स को रिजेक्ट करता है जो इंडस्ट्रीज के पास हो,
क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं से उनकी क्वालिटी पर, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज पर असर आएगा। हम धूल मिट्टी वाले इलाके से उनको दूर रखते हैं। हम चाइल्ड लेबर को प्रमोट नहीं करते, हमारी किसी भी फॉर्म्स में चाइल्ड लेबर नहीं होगा। हम पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करते, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के थ्रू ही खेती करते हैं। ये हमारे, अगर ये कंप्लाइंसेस मीट नहीं होती तब हम उन फॉर्म्स को रिजेक्ट करते हैं और न्यूट्रिसर्ट फॉर्म्स में नहीं मानते। बहुत जरूरी है कि ये सब जो आप करते हो, आप न्यूट्राइट कैटेगरीज के बारे में बात करते हो या न्यूट्रिसर्ट प्रोग्राम्स के थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी को इंश्योर करते हो, इन सभी के दौरान, या पूरी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी भी रखते हो, इन सभी के दौरान सस्टेनेबिलिटी की जाए। क्योंकि जो भी बिजनेस या जो भी एक्टिविटी सस्टेनेबल नहीं है वो लंबे वक्त के बाद या कुछ समय के बाद बिखर जाएगी। सस्टेनेबिलिटी कैसे? जमीन में उर्वरक क्षमता को बनाए रखना। दूसरा, एनवायरमेंट इकोसिस्टम का ध्यान रखना। जो लोग इन खेतों में या न्यूट्रिसर्ट फॉर्म्स में काम करते हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाना, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना। सस्टेनेबल पैकेजिंग को यूज करना, ऐसी पैकेजिंग जो या तो रिसाइकिल की जा सके, या रिसाइकिल अगर नहीं भी की जा सकती तो उनको रिकलेक्ट करके उनसे नए प्रोडक्ट दोबारा बनाए जाएं। इस तरह से हम पूरे एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, एनवायरनमेंट के साथ वो लोग जो काम करते हैं उनका ध्यान रखते हैं, तो एक सस्टेनेबल बिजनेस जनरेट करते हैं। इनफैक्ट इस सस्टेनेबल बिजनेस की चेन में आप और मैं भी आता है। हम सभी जहां अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं वहीं अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को भी ग्रो करता है। इस तरह से हम अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आप में से काफी लोगों को शायद ये पता होगा कि हम भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब हैं हमारी, जो ऑपरेट करती हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये लैब हैं? और अगर पता है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि भारत में हमारी कितनी रिसर्च लैब हैं। ओके, संजय जी कहते हैं कि नहीं। और आगे मुझे बताइए प्लीज अपने चैट बॉक्स में। ओके, आशा जी बोलते हैं कि नहीं, उन्हें नहीं पता है इस बारे में। चलिए मैं आपको एक जल्दी से क्विक रिव्यू कराता हूँ हमारी भारत में। ओके, कुछ ने कहा है चार, कुछ ने कहा है तीन। ओके, शांतनु कहते हैं चार लैब है, रमेश जी कहते हैं चार, वेरी नाइस। फराज कहते हैं चार लैब्स हैं, वेरी नाइस। आई थिंक आप लोग तो पहले से काफी अवेयर हैं। ओके, सो हमारी पूरे भारत में चार लैब हैं, जिनमें से एक लैब गुड़गांव में है जो हमारी सेंट्रल लैब कहलाती है। एक लैब हमारी चेन्नई में है जहाँ पे हम फूड डेवलपमेंट का काम करते हैं, फूड फॉर्मुलेशन में, जैसे पाउडर्स बना, या पाउडर के अलावा चॉकलेट बार्स या गमीज, या इस तरह की कोई भी फॉर्मुलेशन जो फूड कैटेगरीज में फूड की तरह कंज्यूम की जाएगी, वो हम चीनी में डेवलप कर रहे होते हैं। हमारी एक बॉटनिकल लैब है जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स डेवलपमेंट का काम करती है, वो बेंगलोर में है। और हमारा एक पायलट प्लांट है जहाँ पे हम स्केल अप कर रहे होते हैं, वो मदुरई में है। तो हमारी चार डिफरेंट लैब हैं। अगर मैं बॉटनिकल लैब की बात करूं तो ये हमारी सबसे अ, जरूरी और खास लैब है, क्योंकि जितने भी हमने बॉटनिकल कंपाउंड्स की बात की, सब्सटेंसेस की बात की, वो इसी लैब में डेवलप किए जाते हैं। ये लैब खेती और किसानों के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है। वहां से इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन करना, ये जो ब्लू इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है ये HPTLC इक्विपमेंट कहलाता है। इस HPTLC के थ्रू फिंगरप्रिंटिंग करना, कंपाउंड्स की प्योरिटी एंड आइडेंटिफाई करना, और बाद में उसको हम तक पहुंचाना, ये इस बॉटनिकल लैब का काम होता है। एक और लैब है हमारी जिसे हम बोलते हैं फूड लैब। ये टाइसल पार्क चेन्नई में है। यहाँ पे फूड फॉर्मुलेशन डेवलप होती हैं। जो बॉटनिकल कंपाउंड्स हमें बेंगलोर लैब से मिलते हैं वो चेन्नई तक भी जाते हैं। डिफरेंट कंपाउंड के साथ उनकी फॉर्मेशंस की जाती है और वो फूड फॉर्मेट्स में डेवलप किए जाते हैं। हमारी एक लैब जो है वो, जिसमें कि जो गुड़गांव में है, जिसमें ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे आर्टिस्ट्री की अगर आप बात करें, या सॉलिड डोजेस फॉर्मुलेशंस जैसे आप डेली प्लस की बात करें, ये सारे प्रोडक्ट्स डेवलप हमारी गुड़गांव लैब में किए गए। जिसमें एक ये जो फर्स्ट इक्विपमेंट है, दिस इज बाय लेयर इक्विपमेंट। ये दुनिया का सबसे एडवांस इक्विपमेंट है जो 2 लेयर वाली टेबलेट भी बनाता है, जैसी है हमारी डेली प्लस टेबलेट। हमारा एक और, जब ये सारी तीनों लैब मिलकर जब बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स बने, या फूड फॉर्मेशंस डेवलप हुए, या सॉलिड डोजेस फॉर्मुलेशन डेवलप हुए, इन्हीं को लैब स्केल से बहुत बड़े स्केल पे, कमर्शियल स्केल तक ले जाने के लिए हमारे पास एक और फैसिलिटी है जो मदुरई में है, जो ब्रिज की तरह काम करती है कमर्शियल प्रोडक्शंस और डेवलपमेंट। उसे हम बोलते हैं पायलट प्लांट। तो पायलट प्लांट का काम होता है स्केल अप करना, बड़े स्केल पे वही बनाना। जैसे घर पे आप में से कई लोग खाना बनाते हैं 5 लोगों का या हार्डली 10 लोगों का, बट अगर मैं बोलूँ कि कल आपको एक बारात का खाना बनाना है जिसमें 500 लोग आने वाले, तो शायद आपका हिसाब खराब हो जाएगा। तो स्केल अप करना मतलब जब बड़े स्केल पर आप उसी प्रोडक्शन को लेकर जाते हैं
तो वो काम पायलट प्लांट लैब में होता है। एक और लैब जो गुड़गांव में है वो है एनालिटिकल लैब। एनालिटिकल लैब में हमारे पास दुनिया के सबसे हाई एंड इक्विपमेंट है। ये एक CFR कंप्लाइंट इक्विपमेंट है, वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट है। इनका काम होता है रॉ मटेरियल्स जो कि बॉटनिकल हो या केमिकल हो उनको टेस्ट करना, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना, और जब रॉ मटेरियल्स क्वालिफाइड हो, उनकी क्वालिटी बेहतरीन हो, तभी वो फर्दर फॉर्मुलेशंस में यूज किए जाते हैं फिनिश प्रोडक्ट। और जब फिनिश प्रोडक्ट भी बनता है तो फिनिश प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग की जाती है। हमने पहले भी बात की कि हम लगभग 200 से ज्यादा टेस्ट पैरामीटर कंडक्ट करते हैं हर प्रोडक्ट की सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टेब्लिश करने के लिए। ये काम करती है एनालिटिकल लैब। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं एनालिटिकल लैब में काम करता हूँ और एक एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्सा हूँ। एक और फंक्शन है जिसके बारे में शायद आप लोग जानते नहीं, वो है हमारा क्लिनिकल क्लिनिकल लैब, जो कि रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में उसके उसके ऑपरेशंस होते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही सशक्त टीम है। आपने पिछले कुछ दिनों में क्लिनिकल टीम से काफ़ी सारी बातें सुनी है, समझी हैं, जिनमें डॉक्टर परिणी जैसे लीड करती हैं। इवन हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं, चाहे वो वाई न्यूट्रलाइट के दौरान हो या मॉर्निंग न्यूट्रिशन के दौरान हो, लगभग हर प्रेजेंटेशंस में मिलने वाला कंटेंट हमें वहीं से मिलता है। ये लोग ह्यूमंस पर क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं और प्रोडक्ट की एफिकेसी डिफाइन करते हैं पूरे इंडिया में, चाहे वो एम्स हो या IIT मद्रास हो। बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ये कोलैबोरेट करके बहुत बड़े स्केल पे क्लिनिकल रिसर्च करते हैं ताकि ये इंश्योर कर सकें कि आप तक पहुंचने वाले प्रोडक्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। जब यही सारा काम लेब स्केल पे हो जाता है, पायलट प्लांट पे हो जाता है, तो बहुत बड़े स्केल कमर्शियल स्केल पे बनाने के लिए हमें बहुत ही बड़ा कमर्शियल प्लांट चाहिए। ये कमर्शियल प्लांट भी हमारा मदुरई में है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट ही फैसिलिटी है जो लगभग 600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बनाई गई। इसमें लगभग 100% पानी रिसाइकिल किया जाता है। इसमें यूज होने वाली एनर्जी में से लगभग 50% एनर्जी रीन्यूएबल सोर्सेज से आती है। तो जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, जब हम बात करते हैं एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, हम अपनी एक्शंस में भी वो रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट ETP के थ्रू होता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के बचा बाद बना हुआ पानी हम इंश्योर करते हैं रिसाइकिल किया जाए। इस तरह की हमारी प्रैक्टिसेस हैं। तो अभी हमने इस पूरे सेशंस में समझा कि न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी हैं, क्यों हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत है, और उन हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी न्यूट्रलाइट ही क्यों, क्योंकि शायद वो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स उसकी क्वालिटी, उसकी एफिकेसी और उससे जुड़ी प्रोसेसेस की वजह से है। साथ में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज हैं जहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं और कहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसी के साथ हम आएंगे हमारे एक रोज के रूटीन हैबिट पर। हम हर दिन एक नई हेल्थी हैबिट की बात करते हैं। आपने अब तक बहुत सारी हैबिट्स पढ़ी कि अपने आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको खाना ऐसे खाना चाहिए, आपको बैठकर पानी पीना चाहिए, आपको मॉर्निंग में खाना खाना चाहिए। आज एक मैं ऐसी बात बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें तो अपनी हैबिट डेवलप करें उसके लेबल्स को रीड करने की। मैं बहुत ही क्विकली आपको इसके थ्रू करूंगा, इसमें हम बहुत डिटेल्स में शायद ना जाएं, बट आपके पास एटलीस्ट 5 Ws ऐसे हैं जिनके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। सबसे पहली चीज, इसका ब्रांड नेम क्या है, कौन सा ब्रांड आप यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज कि व्हाट क्वालिटी डोज द प्रोडक्ट कंटेन्स, इस प्रोडक्ट में कितना डोज आपको मिलने वाला है। क्या ये डोज जो आपको मिलने वाला है, जो सर्व साइज, एक टैबलेट एक डोज है या 2 टैबलेट एक डोज है या 1 चम्मच इसका डोज है, तो ये 1 चम्मच डोज क्या आपके लिए सच में जरूरी है, उसके लिए आप जरूर पढ़ें कि कितना है और RDA से उसे मैच करें। थर्ड पॉइंट है वाई टू टेक इट, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर मैं बात करूं विटामिन सी की, तो विटामिन सी के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनको समझने की जरूर कोशिश करें। और मुझे चौथा पॉइंट है कि कब कब ये बना, कब मुझे ये लेना चाहिए, और कब ये एक्सपायर हो रहा है। इन सब के बारे में भी आप अपने प्रोडक्ट पे जरूर देख लें। अगर आपको लगता है कि आपकी विंडो अगले 3 महीने तक इस प्रोडक्ट को खत्म करने की, तो आप ये इंश्योर करें कि एटलीस्ट इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 6 महीने जरूर हो। तभी आपके लिए प्रोडक्ट बेहतर है, क्योंकि अगर आप उसकी एक्सपायरी के बाद उसे कंज्यूम करते हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट से ज्यादा नुकसान होंगे। एंड एक और जो सबसे बड़ा वाय है वो है होम फॉर इंडिकेशन। दिस प्रोडक्ट कंटेन्स विटामिन मिनरल्स। ये जो हम बात करते हैं रिकमेंडेड डोज, ये हमें जरूरी है कि किस किस को हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, किस किस के लिए ये प्रोडक्ट बेहतरीन हो सकते हैं। आपने अपनी अ, रोजमर्रा की दिनचर्या में अपने लोगों से मिलने के बाद आपने ये समझना है, इंश्योर करना है कि किस किस को हेल्थ सप्लीमेंट्स की, किस किस को इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। आप लोगों को अवेयर करें अपने हेल्थ चेकअप्स के लिए, आप लोगों को अवेयर करें ये जानने के लिए कि वो जाने कि उनमें किन चीज़ों की कमी है। अर्ली एज में करना ज़्यादा बेहतर है।
और फिर क्यों उन्हें ये प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। एक और छोटी सी डीप डाइविंग मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत शायद आपके काम है कि जब भी आप इंग्रेडिएंट किसी भी प्रोडक्ट पे उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्टिंग होती है, उस इंग्रेडिएंट में अगर आप देखेंगे तो जो भी सब्सटेंस या जो भी इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है उसका नंबर सबसे पहले आता है, उसकी लिस्टिंग सबसे पहले होती है। जैसे मैंने एक रैंडम कोई प्रोडक्ट लिया, उसमें लगभग आप शुगर देखेंगे, शुक्रोज शुगर या वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट अगर आप देखेंगे तो लगभग वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही 14% के आसपास है। या उसमें अगर नून डेयरी क्रीमर्स की हम बात करेंगे तो लगभग वो 5% के आसपास है। तो जो भी सब्सटेंस उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया होगा उसकी लिस्टिंग सबसे पहले होगी, और जो सब्सटेंस कम मात्रा में यूज किए होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो ये जरूरी है आप जानें कि इसमें कितने कलर्स मिले हुए हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं। हर एक बार आप अपने इंग्रेडिएंट लेबल को जरूर पढ़ें। जब भी आप 3 प्रोडक्ट्स अपने सामने पाएं तो आप उन तीनों प्रोडक्ट्स के लेबल्स को, उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़कर ये समझने की कोशिश करें कि आप एक्चुअली एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ साथ और क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। एक चीज और है जहां पे हम बात करते हैं कि आप जब आरडीएस की बात करें, परसेंटेज आरडीएस, तो कई बार आप कहेंगे कि ओके मेरे प्रोडक्ट में इतना एमजी विटामिन है इतना एमसीजी विटामिन डी है। बट आपको ये जरूरी जानना है कि जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं वो आपकी परसेंट आरडीए रिक्वायरमेंट को कितना पूरा करता है। साइंटिफिकली ये जो सजेस्टेड है वो ये कहता है कि लगभग मिनिमम 20% के आसपास, लगभग 20% आरडी रिक्वायरमेंट आपको पूरी मिलनी मिलनी चाहिए। अगर उससे भी कम अगर आपको आरडी रिक्वायरमेंट वाला कोई प्रोडक्ट मिलता है तो शायद आपको उतने हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देगा। तो आप देखेंगे कि राइट साइड में हमेशा आरडीए परसेंटेज लिखा होता है, उसके पहले उसका सर्व साइज और सर्व साइज से मिलने वाला कंपाउंड लिखा होता है। तो आप ये इंश्योर करें कि क्या आप सच में जो आपकी आरडीए रिक्वायरमेंट है उस आरडीए रिक्वायरमेंट का 20% या ज्यादा या आरडीए तक आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं। फायदे क्या है इनके? फायदे जैसे जो जो फूड है, ऐसे ऐसे फूड्स को आप लेना शुरू करें जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो, जिनमें फाइबर ज्यादा हो, जिनमें विटामिन एंड मिनरल ज्यादा हो, और जिनमें अगर आप बात करें तो लगभग 20% से ज्यादा आरडीए की रिक्वायरमेंट को मीट करते हो। हेल्दी फैट लेना शुरू करें। एटलीस्ट ये 4 प्रोडक्ट्स आपके लिए लाइफ में बहुत जरूरी है। प्रोटीन जो कि आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, फाइबर जो आपकी गट हेल्थ के लिए जरूरी है, विटामिन आपने पाया कि अपनी स्टडीज में हमने देखा कि वो विटामिन से ज्यादातर फूड में वो बचता नहीं है, तो विटामिन की प्रोफाइलिंग जरूरी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर भी आपको कहता है कि यार मल्टीविटामिन लेना शुरू करो, बट आप बस वो उतने ही दिन के लिए लेते हैं जितने दिन आप तबीयत खराब है, और बाद में उन्हें बंद कर देते हैं। आप ये नहीं जानते कि अगर ये विटामिन अगर आप लेते रहेंगे तो शायद आप आगे आपकी तबीयत खराब होगी ही नहीं। किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है? वो प्रोडक्ट्स जिनमें फैट कंटेंट ज़्यादा हो, वो भी सैचुरेटेड फैट, शुगर कंटेंट ज़्यादा हो, हाई सोडियम वाले कंटेंट जिनमें हाई कैलोरीज हो, और रिफाइंड या हाई प्रोसेस्ड फूड, इनको आपको अवॉइड करना है ना। इनके कुछ फायदे भी हैं, जैसे आप बेहतर चॉइसेस बनाने लगते हैं, आप प्रोडक्ट को बेहतर इवेल्युएट करने लगते हैं, आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं आप हर उस चीज़ के लिए जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी शाइन मंत्रा को एक बार रिवाइज करते हैं। शाइन मंत्रा में हमारी पहली बात है कि हम अपने ईश्वर को, अपने आप को, अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को, अपने कुल को, और हर वो शिक्षक जिसने हमें जिंदगी में कुछ सिखाया है उनके लिए ग्रेटिट्यूड हो, उनके लिए ग्रेटफुल हो, उन्हें धन्यवाद दें, और एक अच्छी उम्मीद के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। अपने न्यूट्रिशंस को पूरा करें। अपने आप को, न्यूट्रिशन आपका फ्यूल होता है, तो आज के दिन के लिए आप अपने आप को फ्यूल जरूर दें। आप अपने आज के मकसद को एक बार विजुलाइज करके जरूर देखें, और ये भी नोट डाउन करें कि कैसे आप अपने इस मकसद को पूरा करने वाले हैं। हर दिन एक नई चीज सीखनी जरूरी है। आज मुझे लगता है कि आपने कुछ अब तक सीख लिया होगा, अगर नहीं तो आप दोबारा से इन सब चीजों को रिविजिट करें, और अपने लिए, अपने माइंड में कहीं इन लर्निंग्स को पार्क जरूर करें ताकि ये आपके काम आए। और एक्सरसाइज डेली, अपना वक्त निकालें, एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज के लिए उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ रेसिपी ऑफ द डे पे। तो आज हम 3 रेसिपीज की बात करेंगे, जिनमें पहली रेसिपी है कि लेट्स मेक सम रवा रवा इडली। इडली। सूजी में दही एंड पानी मिक्स करो एंड सोक होना रख दो। उसमें डालो न्यूट्रीलाइट फाइबर एंड न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। अच्छे से मिक्स करो। देन एक पैन में ऑयल डालो अलोंग विद सम जीरा, मस्टर्ड, काजू, ग्रीन चिलीज एंड करी लीव्स। तड़का सूजी मिक्सचर में डालो अलोंग विद सम कैरेट्स, सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा। इडली के सांचों में थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करो एंड थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डाल दो। Steam the rava idlis for 10 to 15 minutes and serve hot with some hot sambar.
वेरी नाइस। इसी के साथ अब हम अगली वीडियो पे चलते हैं, जो है एक्सरसाइज ऑफ द डे, राइट? A very happy good morning everyone and today we've got something very interesting for you. आज हम करने वाले हैं सुपरमैन मूवमेंट। यस, कोई केप नहीं चाहिए इसके लिए, ये बहुत ही सिंपल मूवमेंट होने वाला है। इनफैक्ट वो सभी लोग जिनको नीलिंग मूवमेंट से नी में पेन आता है, खड़े हुए मूवमेंट से भी नी में पेन आता है, तो ये मूवमेंट कंप्लीटली मैट पे होने वाली है और इनफैक्ट पेट के बल होने वाली है। तो आप इस मूवमेंट की प्रैक्टिस जरूर करेंगे क्योंकि ये सिंपल दिखने वाली मूवमेंट आपकी पूरी बॉडी में बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ और स्टेमिना क्रिएट करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सुपरमैन पोज। और इस पोज के लिए आपको किसी केप की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत इफेक्टिव पोज है आपकी बैक को लेंथन और स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके साथ साथ आपकी शोल्डर मोबिलिटी के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और वो सभी लोग जिनको अपनी पूरी बॉडी में वीकनेस फील होती है ना, दे फील कि बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, वो किसी तरह का वर्कआउट नहीं कर सकते, तो आप ये वर्कआउट तो जरूर कर सकते हैं। इसके लिए मैट पे आ जाइए। सबसे पहले इसका बेसिक वर्जन करते हैं। अपने हाथों को आगे की तरफ खींच लीजिए और अपने पंजों को पीछे की तरफ खींच लीजिए। सांस भरते हुए आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे हाथों के साथ, और सांस छोड़ते हुए अपने लेग्स को भी ऊपर उठा लेंगे। तो आपका पूरा का पूरा जो बॉडी है वो सिर्फ आपके नाभि के आसपास की मसल्स पे और आपके लोअर पेल्विक रीजन की मसल्स पे ही एंगेज रहेगा। सो सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए और होल्ड करके रखेंगे पूरा अच्छे से खींच के। आप जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर भी जाएंगे। कैन यू फील कितना स्ट्रेन आ रहा है आपके ग्लूट्स में, काव्स में, हैमस्ट्रिंग्स में, इनफैक्ट यहां पर आपके शोल्डर्स में भी अच्छे से खींच के। तो ये है हमारा बेसिक वर्जन ऑफ सुपरमैन। इसको थोड़ा और इफेक्टिव करने के लिए आप अपने हाथों को पीछे ले जाकर ऊपर की तरफ भी उठ सकते हैं। ये आपकी अपर बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगेन होल्ड करके रखेंगे। आपको पोज को होल्ड करना है, सांस को होल्ड नहीं करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए और सांस छोड़िए, सांस भरिए और सांस छोड़िए, और इस तरह से वापस। तो ये सुपरमैन का एक बेसिक वर्जन था। अगर आपको सुपरमैन का मॉडिफाइड वर्जन करना है और आप दोनों हाथ और दोनों लेग्स एक साथ नहीं उठा पा रहे, तो आप सिंगल हैंड एंड सिंगल लेग के साथ मूवमेंट करेंगे। इनफैक्ट ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग भी कर सकते हैं। तो दोनों वर्जन्स करते हैं। सबसे पहले लेग्स को नीचे ही रखेंगे, सिर्फ सिंगल हैंड ऊपर उठा के मूवमेंट करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे एक हाथ को उठाते हुए, सांस को छोड़ेंगे दूसरे हाथ को ऊपर उठाते हुए। सो लंबी गहरी सांस और फिर दूसरा। इजी। अगर हम सेम मूवमेंट लेग्स के साथ कंबाइन करें, मतलब ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग। लंबी गहरी सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए, इस तरह से धीरे धीरे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाएगी और तब आप दोनों हाथों को और दोनों लेग्स को भी इकट्ठे मूव कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी में हम कुछ अल्फाबेटिकल मूव करते हैं जो आपकी ओवरऑल अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे इस वक्त हमारे हैंड स्ट्रेट हैं और हम ऊपर आ रहे हैं। अगर हम इन हाथों को खोल दें टी फॉर्मेट में, तो ये अल्फाबेट टी बनता है। तो लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे इन द फॉर्मेट टी। अगेन कोर पे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है और आप इसको होल्ड करके रखेंगे, लेकिन सांस लगातार छोड़ते और लेते रहेंगे। इसी तरह से हम करते हैं डब्ल्यू और इसी तरह से हम करते हैं वी। ये तीनों के तीनों आपके शोल्डर्स और अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव पोजेस हैं।
So I hope you all enjoyed doing this Superman move with us. It's very effective for your posture, for your core strength, as well as your lower body strength. So please try to add for 3 to 4 times during the week. Keep the number of reps slowly. उसी रेंज को रखिएगा जो रेंज आज कंफर्टेबल है, but make sure that consistency has to stay, because वो consistency ही आपको results देगी. Keep rocking. तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में बने रहने के लिए और अपने आप के लिए कमिटेड रहने के लिए, अपनी हेल्थ और अपनी वेलबींग के लिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस। धन्यवाद।